पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि ईंधन महंगा होने से अखराजात में इजाफा हो गया है, जबकि आमदनी में खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है कि कहीं कीमतें कम कर दी जाती हैं तो कहीं कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो बाइकर राइडर्स हैं वो तबका कितना मुतासिर हो रहा है कि अमूमन अगर कमी भी की जाती है तो पैसों में कमी की जाती है, रुपयों में नहीं कमी की जा रही। तो आप मुझे बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे आप लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? इससे हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। जहाँ पे हम पहले 1000-1500 कमाते थे, उससे ये कि मुश्किल से 500-600 रुपये हम रोज़ाना मतलब कमाते हैं, और जिसकी वजह से सवारी हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा आती थी। अब वो सवारी हमारे को पैसे मतलब वो जो होते हैं वो देती नहीं है हमारे को। तो जाहिर सी बात है, आप लोग डेली बेसिस से कमाने वाले हैं, घर लेके जाते थे, तो जितने आप लोग पहले कमा लिया करते थे, घर लेके इसीलिए चले जाया करते थे, तो उतना अब हो रहा है? नहीं, उस तरह गुजारा नहीं है। कभी ज़ाहिर है कि अब पैसे हमें मुकम्मल जो मिलते हैं उसमें हमारी तमाम ज़रूरतें पहले पूरी होती थी। अब कभी कुछ कमी हो जाती, कभी किसी चीज़ की कमी होती है, उससे मतलब हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से, इस रोज़ाना वाला जो एक मसला खड़ा हुआ है इसके ऊपर? नहीं, हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि बराए करम हमारे पे थोड़ा गरीबों पर रहम करें, जो पेट्रोल का मसला है इसको हल करें, ताकि गरीब बंदा जो है ना सुख का सांस ले, ताकि हर बंदे के मसले मसाइल हल हो और महंगाई पे थोड़ा काबू पाएँ हम। काबू पाएँ। जी बिल्कुल, बाइकर राइडर्स का जो तबका है उन्होंने हुकूमत से यही अपील की है कि पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी कमी की जाए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के तरीक़ाकार पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने आइंदा 1 से 2 रोज़ में मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ते ईंधन के अखराजात और टैक्सों के बायस कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का तरीकाकार, गुड ट्रांसपोर्टर्स को एतराज, एक बार फिर हड़ताल करने की धमकी दे दी। हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन के मामले पर ट्रांसपोर्टर्स के मुसलसल इजलास जारी है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने आइंदा 1 से 2 रोज में मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुल्क भर के गुड ट्रांसपोर्टर्स से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में है, जिसके बाद हड़ताल के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। इस टाइम हम एक पेज पर हैं, मुल्क की हड़ताल पर हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम फिर भी वफाकी हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। विदहोल्डिंग टैक्स में जो इजाफा किया गया वो हुकूमत इजाफा जो है वो वापस करे। बलूचिस्तान के अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत जो है इकदाम करे। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नाकाबिले कबूल है। उनके मुताबिक बढ़ते अखराजात के बायस ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार शदीद दबाव का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान बरादरी के अंदर ट्रांसपोर्टर्स में बड़ी तशवीश है और वो चाह रहे हैं कि एहतजाज और पाकिस्तान भर की तमाम एसोसिएशन का इजलास, आज उसका मशावरती इजलास और पिछले कई दिनों से जो है इस पर मुशावरत चल रही है। मलिक शहजाद अवान ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, टूल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, मोटरवे चार्जेस और ट्रैफिक चालानों में रिलीफ देने के साथ दिसंबर में होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा महसूद का कहना है कि हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमत की जानिब से ऑयल टैंकर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई है, जिसके लिए मुज़ाकरात का अगला दौर 4 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ऑयल टैंकर्स के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। मसाइल के हल के लिए इंतजामिया मुतहरिक मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा महसूद का कहना था कि हुकूमत ने मुतालबात पर मुस्बत पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई है। तो उस पर हमारे वफद चले गए थे, हमारे साथी चले गए थे, सरफराज खान जदून था और इसके अलावा अनीफ पानिजाई भी था और इसके अलावा हमारा दूसरा रईस खान वो भी थे। तो और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के 3-4 लोग थे, वो लोग चले गए, वहाँ पे मीटिंग हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में हुआ। उन्होंने बताया कि हुकाम के सामने वाइट ऑयल पाइपलाइन में टैंकर्स का कोटा 55% करने, फ्रेट फार्मूले पर नजरसानी और कमर्शियल लोडिंग की बंदिश समेत दीगर मसाइल उठाए गए हैं। वहाँ पे मीटिंग हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में हुआ और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि भाई आपका जो हक है, जो हमसे तय हुआ है, 55% ऑयल टैंकर को पाइपलाइन से कोटा दिया जाएगा और 45% जो है इस पर रखा जाएगा, क्या नाम है,
और पाइप लाइन को दिया जाएगा 45%। खानजादा महसूद के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 4 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा, जहां ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का वफ्द हुकूमती कमेटी से दोबारा मुज़ाकरात करेगा। उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात के जरिए टैंकर्स मालकान के देरीना मसाइल का काबिल कबूल हल निकाला जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अहम खबर दें आपको, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बड़े कारनामा सामने आने के इम्कान बढ़ गए हैं। अपने मनपसंद अफसरान को मुबैना तौर पर बड़े ओहदों पर फाइज करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। हालिया इश्तिहार में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आसामियों पर इश्तिहार दिया गया, जिनको जिना अस्पताल में भर्ती करके मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर तैनात किया जाएगा, जिस पर अस्पताल की सीनियर फैकल्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का बड़ा कारनामा सामने आने का इम्कान, अपने मनपसंद अफसरान को मुबैना तौर पर बड़े ओहदों पर फाइज करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिन से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसकी मौजूदा इंतजामिया के बड़े कारनामे सामने आने के इम्कान बढ़ चुके हैं। अपने मनपसंद अफसरान को मुबैना तौर पर बड़े ओहदों पर फाइज करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल हो चुकी हैं। हालिया इश्तिहार में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की उसामियों पर इश्तिहार दिया गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जो इश्तिहार जिना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के लिए दिया गया है, जहाँ पे वो उनको फिल किया जाएगा। इसी तरह जिना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में पहले से काम करने वाले सीनियर प्रोफेसर ने शदीद परेशानी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता इश्तिहार में भी मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को बगैर मेरिट के मुबैना तौर पर सिफारिशात पर असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों पर इब्राहिम, फिर मेरिट की तो धज्जियां उड़ा दी गई ना, कैपेबिलिटी तो नहीं देखी जा रही, मेरिट नहीं देखा जा रहा, फेवरिज्म की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल पूरे सिंध में सिफारिशात की भरमार है और सिफारिशी बुनियादों पे जो है वो ओहदों पे नवाजा जाता है। और इसी तरह जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर गुज़श्ता इश्तिहार में भी इसी तरह जिनके शायद तजर्बात नहीं थे उनको भी नवाजा गया। और इसी तरह अभी वो जो ना तजर्बाकार स्टाफ को अफसरान को जो तैनात किया गया था, उन्हीं में से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अभी एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदों पर भी जो वो अप्लाई किया हुआ है। इस बार भी इन्हीं में से मुतअद्दिद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले जो है वो अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद साल कबल भी एसोसिएट प्रोफेसर बनने वाले जो इल्जाम लगाए गए हैं उस पर इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल इस हवाले से इंतजामिया बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन हमने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो तर्जमान है आफिया साहिबा, उनसे रब्ता किया तो उनका कहना है कि ये जो इश्तिहार दिया गया है ये खाली नशिस्तों के लिए दिया गया जिना अस्पताल के लिए, और फिलहाल तो किसी फैकल्टी या शख्स ने एतराज नहीं किया, ना ही कोई जवाब जमा कराया है, ना ही जिना अस्पताल की इंतजामिया को, ना यूनिवर्सिटी को। लेकिन अगर किसी को अगर इस पर एतराज है तो वो भर्तियों से कबल या भर्तियों के दौरान या बाद में जाके जायज़ शिकायत जमा करा सकता है। और जिना अस्पताल का जो नए फैकल्टी या अफसरान को भर्ती करने का जो इश्तिहार है वो इस हवाले से जिना अस्पताल के तर्जमान का कहना है कि उनसे उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर जिना अस्पताल में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी नई फैकल्टी यहाँ पे तैनात करती है तो हम उनको वेलकम कहेंगे। और इस हवाले से फैकल्टी की तकर्री व तैनाती जो है वो यूनिवर्सिटी का काम होता है। कोई यूनिवर्सिटी तैनात करके जिना अस्पताल में भेजती है। माजी में भी जिना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहों के ऊपर जो है वो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोफेसर तैनात किए थे और वहाँ पे शदीद हंगामा आराई भी देखी गई। प्रोफेसर एक दूसरे के ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे, ग्रुप बंदी भी हुई। अभी भी यही है कि जिना अस्पताल के मुख्तलिफ प्रोफेसर और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो जाएंगे प्रोफेसर, उनके दरमियान भी शदीद तला कलामी और फिर हंगामा आराई और फिर जो एक दूसरे पे मुकदमात या अदालत में जाने का भी खदशा पैदा हो सकता है। तो इस हवाले से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन और जिना अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर खालिद शेर, ये इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। सिर्फ जो है अपने गठ जोड़ या मुबैना तौर पर अपने अफसरान को नवाजने के लिए जो है वो कोशिशें शुरू कर ली हैं। इस हवाले से इब्राहिम बताइएगा, भर्तियों की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक तो कोई भी इंतजाम सामने नहीं आए जिनको इंतजाम किए गए हों, लेकिन यह कि इस हवाले से जो है वो इश्तिहार प्रॉपर दिया गया था और इस हवाले से जो इश्तिहार है उसकी जो आखिरी तारीख थी वो 27 जुलाई 2026 थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है 4 दिन कबल। और इस हवाले से ये जो भर्तियां हैं इस पे जो है मुख्तलिफ ओहदों पे जो ये इश्तिहार दिया गया था। और इस हवाले से सबसे ज्यादा जो जिना अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी से
जिस तरह इनको आके यहाँ पे जिला अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में लगाया जाएगा, उस पर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हमने गुज़श्ता कई सालों से जिला अस्पताल की खिदमत की है, अपने शोबाजात बनाए हैं, लेकिन अचानक इश्तिहार देकर उनके ऊपर जो मुसल्लत किए जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, तो इसकी वजह से जिला अस्पताल के जो अपने शोबाजात हैं वो शदीद मुतासिर हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो शफाफियत रखी जाए, ये जो जिसको भी लाना है वो कम अज कम आके जिला अस्पताल के उन प्रोफेसर के मातहत काम करें, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर आके मुसल्लत होकर काम करें, जिसकी वजह से मजीद जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस हवाले से जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तर्जमान आफिया साहिबा और जो जिला सिंध मेडिकल और जिला अस्पताल के तर्जमान है डॉक्टर वकास हैं, उन्होंने इन तमाम को कहा कि ये सिर्फ इल्जामात हैं, मुबैना तौर पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से किसी को अगर शिकायत है तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज को तहरीरी तौर पर दें। लेकिन फैकल्टी का कहना है कि वो पहले क्या तहरीरी दरख्वास्त है, जब गुज़श्ता माजी में भी इसी तरह जो जूनियर को जो सीनियर के ऊपर तैनात किया गया है, और इस दफा भी उनको खदशा है कि सीनियर के ऊपर जूनियर अगर तैनात किए गए तो उस पर शदीद गम व गुस्से का इजहार होगा, हो सकता है अस्पताल के अंदर एहतजाज भी किया जाए। तो जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और जिला अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि फैकल्टी रखने से कबल जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जिस तरह उनके तजर्बात लिखे गए हैं कि 5 साल का तजर्बा होना चाहिए इन भर्तियों के लिए, मुख्तलिफ ओहदों के लिए, और इस तरह रिसर्च पे भी उनके तजर्बात होने चाहिए। अगर इनसे मेरिट पे पूरा नहीं उतरते तो किसी सूरत में भी अगर इनको तैनात किया गया तो वो शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जी इब्राहिम, बताएगा फैकल्टी मेंबरान की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब इंतज़ामिया उस पर क्या रद्द-ए-अमल देगी? कोई मिल बैठ के कोई इस पर मामलात तय पा जाएंगे, क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल अगर जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया चाहे और जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंतजामिया चाहे तो इन जो अपने जिला अस्पताल के मुख्तलिफ 28 वार्ड हैं जिनके प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कुछ ओहदे जो खाली हैं, वहाँ के उनके साथ बैठ के जो मौजूदा अफसरान हैं उनके साथ बैठ के ये मुशावरत की जा सकती है। लेकिन कुछ जो चंद सीनियर फैकल्टी अफसरान हैं वो मैदान में आने को तैयार हैं, क्योंकि गुज़श्ता माजी में भी इसी तरह हो चुका है कि वो उनसे मुशावरत नहीं की जाती और उनके ऊपर जो नई भर्तियां आती हैं, मुख्तलिफ सिफारशी अफसरान आते हैं, उनको उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो है वो खराब, उनकी जो साख है वो खराब हो सकती है और इस हवाले से जो है मुश्किलात भी हो सकती है। इसी तरह पहले भी अदालत में भी कुछ अफसरान चले गए थे, क्योंकि ये जिला अस्पताल जो है वफाक से सूबे के अंदर मुंतकिल हो चुका है और अब जो है सूबाई हुकूमत के मातहत है। तो अब जो है वो जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी भी सूबाई हुकूमत के मातहत है, तो अपने अफसरान को यहाँ पे भर्ती करके इश्तिहार दे के उनके ऊपर जिला अस्पताल के सीनियर फैकल्टी के ऊपर जो तैनात कर देती है। तो अगर ठीक है इब्राहिम, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, सिंध सरकार ने सूबे के 13 महकमों में 5 से 15 ग्रेड की खाली आसामियों पर नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। नई भर्तियों के लिए मुलाजमत के ख्वाहिशमंद IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों के इंटरव्यू अगले माह 5 अगस्त से लिए जाएंगे। इब्तदाई आगाज हैदराबाद डिवीजन से किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, आसामियों पर भर्तियां होंगी अब? हुकूमत सिंध ने पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने 13 सरकारी महकमों में नई भर्तियों का फैसला कर लिया है। इस हवाले से 5 से 15 ग्रेड तक की खाली आसामी पर नई भर्तियां कर दी जाएंगी। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से अगले माह यानी अगस्त से नई भर्तियों पर अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। इस हवाले से नई भर्तियों के लिए डिवीजन सतह पर मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ज़बानी इंटरव्यू लिए जाएंगे। ज़बानी इंटरव्यू के लिए आगाज हैदराबाद डिवीजन से किया जाएगा। 5 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक इंटरव्यू लिए जाएंगे। इस हवाले से नई भर्तियां महकमा तवानाई, महकमा मवेशी व माहीगिरी, महकमा औकाफ, ज़कात, उशर और मजहबी अमूर, महकमा काले तले में की जाएंगी। इसके अलावा महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट, महकमा खेल नौजवाना उमूर में भी नई भर्तियां की जाएंगी। जबकि महकमा ज़राअत, कीमत व रफ्त, महकमा मेहनत व अफराधी क़ुव्वत, महकमा एंटी करप्शन, सकाफत व सयाहत में भी नई भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा महकमा वुमेन डेवलपमेंट में भी 5 से 15 ग्रेड की नई भर्तियां की जाएंगी। इस हवाले से जो IBA टेस्ट पास के उम्मीदवार हैं उनको चुना जाएगा। इस हवाले से इंटरव्यू का आगाज जो हैदराबाद डिवीजन से अगले माह यानी 5 अगस्त से किया जाएगा, जिसके बाद दीगर डिवीजन में भी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया।
खबर दें आपको, सोनाब कोट की नदी में गिरने वाले 4 साला शावीज की तलाश तीसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं, जबकि अहले खाना भी बच्चे की तलाश में शरीक हैं। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा। बिल्कुल, देखें सराब गोट की नदी में जो है वो एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 2 रोज़ कबल जो है वो एक 4 साला शावेज खेलता हुआ जो है वो साइकिल चला रहा था, इसी दौरान जो है वो नदी में गिर गया। आज तीसरा रोज़ है जो है वो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू टीमें जहां काम कर रही हैं, वहां जो फैमिली के मेम्बरान हैं, उसके बच्चे के वालिद, वो भी खुद जो है वो इस वक्त भी नदी में बच्चे को तलाश कर रहे हैं। ये वो इलाका मकीन है जो कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो सर्चिंग का अमल कर रहे हैं। कचरे को हटाया जा रहा है। बच्चा जो है वो आगे गिरा था। ये कुछ किलोमीटर दूर नदी है जहाँ पर जो है वो तलाश किया जा रहा है। पानी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी है कि उसके जो वालिद हैं वो तकरीबन उनके जो है वो कंधे तक इस वक्त यहाँ पर पानी आया हुआ है। पुलिस भी मौजूद है, रेस्क्यू टीमें भी काम कर रही हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या हुआ था और अब तक की क्या पेशरफ्त है, क्या कह रहे हैं रेस्क्यू वाले, कब तक काम होगा? जब बच्चा गिर गया ना तो 2 दिन हो गए, तो उसमें हमारे इलाके के जो मकीन थे और इलाके के जो लोग थे, उसने बहुत कोशिश की, दलेरी की काम किया। और उसके साथ एक दूसरा लड़का आया था, वो सिंधी था मेरे ख्याल में या बलोच था, लेकिन उसने दलेरी दिखाई, वो भी ढूंढने में नाकाम हो गया। उसकी डेड बॉडी निकाल गया, वो भी हम लोगों ने अपनी मदद से। रेस्क्यू वाला आते, उसके पास कभी रस्सी नहीं होती, कभी बोले हमारे पास जगह नहीं होता, वैसे टाइम हम पर टाइम गुजार रहा है। पहला वाकया है इससे कबल भी? तो आज फिर हम 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए, हमारे साथ लड़के आ गए, हमारे खुद बच्चे लड़के नदी में काम कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे हो गए, अभी 11 बजे का टाइम है मेरे ख्याल में, 11:30 है। लेकिन इस पहला वाकया इस इलाके में, इससे कबल भी कोई ऐसे पहले भी हो रहे थे, लेकिन हमारे हुकूमत से मुतालबा है कि ये आज का नहीं ये हुआ है, ये कुछ दिन पहले भी हुआ था, इससे 1 साल पहले भी हुआ था। ये कम से कम हर साल के बाद 2-3 वाकया होते हैं। तो हुकूमत नहली की वजह से, मुर्तज़ा वहाब की वजह से, क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी ने कोई नदी में ऐसे काम नहीं किया, सिर्फ वो पैसे लेने के चक्कर में है। क्योंकि जो बजट आया था पहले भी नदी की सफाई की, जो बजट आया था उन लोगों ने सफाई नहीं की, कचरा ऐसे ढेर के ढेर पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। इलाका मकीन मौजूद है, इनका कहना है कि 2 रोज से जो है वो बच्चा लापता है। आज तीसरा रोज है। एक शख्स जो उसकी तलाश में गया था, वो भी जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया। उसकी डेड बॉडी जो है वो उसी रात निकाल ली गई थी। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अब तक जो है वो बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका है। 4 साल ये शावेज था और जो है वो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रात गए नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से एक शख्स जहांबाग चौक के लाठी में डकैती मज़ामत पर एक शहरी जख्मी हुआ। दूसरी जानिब 7 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 9 जख्मियों समेत 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 2 फरार हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास की फायरिंग से 35 साला शौकत मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ज़ाती रंजिश पर शौकत को कत्ल किया, मकतूल से कोई भी चीज़ छीनी नहीं दी। मज़ीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब लाठी में डकैती हुई थी, मुज़ामत पर अब्दुल खालिक नामी शहरी जख्मी हुआ। दूसरी जानिब कुरंगी, सरजानी, सईदाबाद, बिलाल कॉलोनी, बल्दिया, इब्राहिम हैदरी और डिफेंस पुलिस का मुल्ज़िमान से आमना सामना। फायरिंग तबादले में 9 जख्मियों समेत 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्ज़िमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिलें और दीगर मसरूक़ा सामान बरामद हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है, जबकि फरार साथियों की तलाश जारी है। दूसरी जानिब कराची में सर सैयद टाउन के इलाके में मुसल्ला डाक होटल के बाहर खड़े बहन भाई को यरगमाल बनाकर मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों डाकुओं को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज। मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और लूटमार की वारदातें जारी हैं। CCTV फुटेज सिक्योरिटी 21 ने हासिल की है। नॉर्थ कराची की सर सैयद टाउन थाने की हदूद है ये, जहाँ पर एक होटल है, सरेआम लोग वहाँ बैठे हुए भी हैं और इसी दौरान 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान आते हैं और वहाँ पर खड़े हुए जो बहन भाई हैं मोटरसाइकिल के पास, उनको यरगमाल बना लेते हैं असले के जोर पर, उनसे मोबाइल फ़ोन और उनकी नई मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो जाते हैं। CCTV फुटेज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, मुल्ज़िमान के चेहरे भी वाज़ेह हैं। जिसके बाद ये जो है पुलिस को इतला दी गई इस वाक़े की और खुशकिस्मती देखिए पुलिस की कि कराची पुलिस का वाकई एक्शन जो है वो देखने में आया। खास तौर पर सर सैयद टाउन पुलिस की अगर दाद दी जाए तो उसकी वो बिला वजह ना होगी। वो इसलिए कि सर सैयद टाउन पुलिस ने फौरी तौर पर इस पूरे मामले को देखा और CCTV फुटेज हासिल की और चंद घंटों के दौरान में ही उन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, वो भी जख्मी हालत में। क्योंकि जैसे ही पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया, क्योंकि पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी, तो मुल्ज़िमान ने फरार होने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में दोनों मुल्ज़िमान जख्मी हो गए। उन दोनों को जख्मी हालत
पर गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनसे असला बरामद किया गया और जो जिन बहन भाइयों से मोटरसाइकिल छीनी थी, मोबाइल फ़ोन छीने थे, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। तो इस हवाले से सबसे टाउन पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई सामने आई है और कराची पुलिस चीफ ने भी जो है वो इस टीम को अप्रिशिएट किया और SSP सेंट्रल की जानिब से इसके लिए तारीफी असनाद का ऐलान भी किया गया है। जी, पुरानी दुश्मनी पर कत्ल के मुकदमे का फैसला 9 साल बाद हो गया। सेशन अदालत जनूबी ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मकतूल के वर्सा को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म भी दे दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग करके शहरी राहील को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने मुलजिम काशिफ उर्फ काका को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया और साथ ही हुक्म दिया कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मज़ीद 6 माह कैद भुगतनी होगी। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि जो मुलजिम का नाम है, जो किरदार है, वो FIR में और जो गवाहान ने बयान किया है उससे इस्तगासा के मौक़िफ़ की जो है वो तायद होती है, जबकि मुलजिम जो है वो अबूरी ज़मानत कन्फर्म ना होने के बावजूद भी जो है वो फ़रार हो गया था। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है और जो मुलजिम उस वक्त ज़मानत पर मौजूद था उसे गिरफ्तार करके फौरी जेल भेज दिया गया, जहां वो अपनी सज़ा काटे। वज़ीर आला सिंध का जदीद सूबाई डेटा सेंटर कायम करने का फैसला। 3 जदीद सूबाई डेटा सेंटर्स के मंसूबे की तैयारी का हुक्म। NTC के साथ डिजिटल ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। कराची में जदीद डेटा सेंटर्स कायम करने की तजवीज़। डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए जामे रोड मैप तैयार होगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा तहफ़्फ़ुज़ आलमी मायार के मुताबिक होगा। सरकारी डेटा के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देने की हिदायत की गई है। कहा, सेहत, तालीम और ई-गवर्नेंस सहूलियात मज़ीद बेहतर होंगी। मसनूई ज़हानत और स्मार्ट गवर्नेंस के मंसूबों को फ़रोग़ मिलेगा। सिंध हुकूमत और NTC के ताउन में मज़ीद वसअत पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये डिजिटल सिंध के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है। आज एक इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, जिसमें जदीद 3 सूबाई डेटा सेंटर्स के क़याम में का जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत की गई है। इस सूबाई डेटा सेंटर के क़याम का फैसला NTC के मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड फरहान के साथ इजलास में किया गया है। इजलास में आला हुकाम शरीक थे, सूबाई ज़िम्मेदार शरीक थे। NTC के वक्त में जनरल मैनेजर साउथ और दीगर ज़िम्मेदार शरीक थे। इजलास में सिंध हुकूमत और NTC के दरमियान टेली कम्युनिकेशन, डेटा मैनेजमेंट, क्लाउड सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी पर ताउन जो है उसका जायजा लिया है। डिजिटल गवर्नेंस के शोबे में सिंध हुकूमत और NTC के दरमियान ताउन पर गौर किया गया है। वज़ीर आला सिंध को NTC के मुल्क भर में मौजूद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक ब्रीफिंग भी दी गई है। आजिज़, ये भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत और NTC के ताउन में किन किन शोबों में ताउन देने का जो है ऐलान किया गया है, किन शोबों पर बात हुई है, किस किस चीज़ में ताउन होगा? जी हाँ, इसमें बताया गया है कि NTS वफाकी और सूबाई हुकूमतों और दिफाई अफवाज और सरकारी इदारों को महफूज टेलीकॉम सिस्टम जो है वो फराहम करता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सिटी मनसूबों को मवासिलाती निज़ाम फराहम करता है। NTS ने इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में भी टायर 3 मयार के डेटा सेंटर्स को जो है कामयाबी से चला रहा है। तो अब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इस पे कहना था कि सिंध डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी अवामी इंतजामिया के नए दौर में दाखिल हो रहा है। सूबाई बजट तकरीर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जिद्दत की तरजीह उन्होंने रखी थी। आजिज़, ये बताइएगा इस मंसूबे के क्या फायदे हासिल होंगे? जी देखिए, सरकार होगा, इसके जरिए बताया गया सिंध को डिजिटल जिद्दत और ई गवर्नेंस का शोबा जो है सिंध के तमाम महकमों में कायम होगा। सूबाई डेटा सेंटर सरकारी महकमों के लिए महफूज डेटा स्टोरेज का काम करेगा। सूबाई डेटा सेंटर महसूब में डिजिटल तकसीम के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। जी आजिज़, बताइएगा इस मंसूबे की क्या खुसूसियात हैं? जी देखिए, इसमें जदीद डेटा सेंटर कायम होगा जिसमें स्मार्ट गवर्नेंस, सेफ सिटी निज़ाम, डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के मंसूबों में ये मावन का साबित होगा। शहरियों की ज़रूरियात के मुताबिक खिदमात की फराहमी के लिए जदीद सूबाई डेटा सेंटर किरदार मनसूबा बंदी, तरक्याती बोर्ड, महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और NTC को एक मुश्तरका डेटा सेंटर का क़याम होगा।
जिसमें सिक्योरिटी डेटा तहफ़्फ़ुज़ और डिज़ास्टर रिकवरी के मयार के मुताबिक जो है ये डेटा सेंटर बनेगा। जी आजिज़ बताएगा ये मंसूबा सेफ सिटी से किस तरह से जुड़ा है, किस तरह से मददगार साबित होगा ये? जी इजलास को जो आज बताया गया है वो यही बताया गया है कि तमाम जो टेक्नोलॉजी के मंसूबे हैं वो इसके साथ कनेक्ट होंगे, जिसमें ज़ाहिर है कि सेफ सिटी भी शामिल है और दीगर भी इदारे हैं। सिंध में महफूज IT इंफ्रास्ट्रक्चर इस हवाले से बनेगा। सिंध हुकूमत और NTC के दरमियान महफूज, मरबूत और डिजिटल तौर पर बाख्तियार सिंध के विजन के तकमील पर जो है वो इत्तेफाक हुआ है और ये NTC जो है सिंध हुकूमत को ये मुकम्मल तौर पे एक डेटा बनाकर देगा जो सिंध के पूरे जो टेक्नोलॉजी के शोबे हैं उससे ये कनेक्टेड रहेगा और जो डिजिटल जो सिस्टम है वो इसी के साथ चलता रहेगा। आजिज़ बताएं कि देही इलाकों में किस तरह से ये जो डिजिटल राब्ते हैं वो मददगार साबित होंगे, वहाँ पे किस तरह से ई-गवर्नेंस के तहत जो है फैसिलिटेट किया जाएगा आवाम को? जी आज के इजलास को ये बताया गया है कि चूंकि आज के दौर में मसनूई ज़हानत यानी AIA का एक बड़ा किरदार है, तो ये डेटा सेंटर जो है वो मसनूई ज़हानत स्मार्ट गवर्नेंस के साथ भी कनेक्ट होगा और जदीद सूबाई डेटा सेंटर सिंध की डिजिटल तब्दीली की हिकमत अमली का जो है वो मंसूबा बनेगा। जो इसमें ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आला सिंध को आज के इजलास में, उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो डेटा सेंटर है ये तमाम मंसूबों के साथ कनेक्ट रहेगा। इससे पहले ये तजर्बा इस्लामाबाद, लाहौर और क्वेटा में मौजूद है। सिंध में पहली बार ये तजर्बा हो रहा है और ये NTS के डेटा सेंटर सरकारी इदारों को महफूज होस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजास्टर रिकवरी और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी खिदमात जो है वो फराहम करेंगे। ठीक है आजिज़, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, पेट्रोल पर बात कर लेते हैं। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता और डीजल महंगा होने पर शहरी फट पड़े हैं। कहते हैं मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की गई है 75 पैसे, जबकि अगर हम बात करें डीजल की तो डीजल जो है वो 2 रुपये 24 पैसे महंगा कर दिया गया है। इस पर शहरियों का क्या कहना है? पेट्रोल की कीमत जो है ना 75 पैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 75 रुपये भी कम कर दे ना, जब भी कोई फ़र्क आवाम को नहीं पड़ता। गाड़ियों के डीजल महंगे लगे पड़े हैं, पेट्रोल महंगा है, रश्कों के किराए महंगे हैं। अगर किसी रश्के से बात करो ना सदर जाने के लिए तो 700-800 का मुँह फाड़ लेता है वो। उनका भी कसूर नहीं है, जो जबकि गवर्नमेंट ने गैस का जो रेट है वो 304 रुपये गया हुआ है। अभी भी आप गैस की दुकानों पे जाएंगे तो 380 रुपये से 370 रुपये मिला, इससे कम में नहीं मिल रहा। कीमत माजी रहा है इनका, पेट्रोल कीमत माजी रहा है। पीछे हुकूमत आप देख लें 150 रुपये लीटर था जब इन्होंने सारे PDM जमायत बनाई थी, इनको मौलाना फजल रहमान को उन्होंने आगे किया हुआ था। कम से कम अगर इस टाइम जो मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, जिस टाइम आवाम परेशानी से गुजर रही, जिस टाइम आटा 150 रुपये किलो चल रहा है, सब्ज़ी 200 से कम तो है ही नहीं। अगर 3 बंदे हैं घर में तो 300 की हांडी पकती है। गरीब आदमी की दिहाड़ी वहीं की वहीं है। हम कम से कम 150 से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। कम से कम 150 रुपये तो मुनासिब कीमत है इसकी। आज बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आटा, चीनी, घी और दीगर घरेलू जो सामान होता है वो भी महंगा हो जाता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन खातिर ख्वाह जो है वो कमी करे और तकरीबन पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो 150 से 200 रुपये तक जो है वो होनी चाहिए। जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के दौरान उतार चढ़ाव देखने में आया। 100 इंडेक्स 1011 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,75,031 की सतह पर आ गया है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक तरफ तो रोल ओवर वीक है और साथ ही साथ देखने के मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि सरमायाकार मोहतात नज़र आते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अरसलान मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा मिडिल ईस्ट के हालात और रोल ओवर वीक स्टॉक मार्केट कितना मुतासर हुई? देखिए, अभी जो सिचुएशन है इसमें रोल ओवर वीक का जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो पार्टिसिपेशन नहीं है जितनी जो कशीदगी है ये मुकम्मल तौर पे जो है ना वो हावी नज़र आ रही है। और
डे बाय डे आप देखेंगे सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल भी होती जा रही है और इसका जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि सऊदीज़ और अमेरिका ने इराक के जो मिलिशियंस हैं उन पर अटैक किया, तो ये जो सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि वन डे में मार्केट 7,000 पॉइंट्स बढ़ी थी और उसकी रीज़न यही बनी थी कि जो सीज़ फायर है इसमें थोड़ा सा आप देखें पॉजिटिव न्यूज़ आई थी तो मार्केट ने इसको वेलकम किया और मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, तकरीबन 7,000 पॉइंट्स जो है ना वो एक ही दिन में बढ़े थे। अब क्योंकि अगेन वो सिचुएशन आ गई है, जो अलाइंस है वो एक दूसरे पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मार्केट प्रेशर में 3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रही है और जो एशियंस मार्केट हैं वो भी डाउन है और जो आपकी यूरोपियन मार्केट है वो तो क्रैश हो गई हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी जो है ना वो क्रिटिकल है। कोई भी जो है ना वो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि क्लियर क्या डायरेक्शन है आने वाले दिनों में, क्या जो है ना वो स्टेटस रहेगा इस वॉर को लेके। तो जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसी को देख रहे हैं और ये मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है ना आगे वाले दिनों में बनने जा रही है। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, जहाँ मार्केट बढ़ती है वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाती है, तो इन्वेस्टर जो काफ़ी मोहतात हैं। मौजूद थे तफसील बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार एक बार फिर मोहतात हो चुके हैं। नासरन एनबीपी का मुलाजमीन की सेहत के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम। एनबीपी में हेपेटाइटिस बी और सी आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। मुलाजमीन की हेपेटाइटिस बी और सी स्क्रीनिंग मुकम्मल, तिबी माहिरीन की बरवक्त टेस्ट और वैक्सीनेशन पर जोर। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। एनबीपी का मुलाजमीन की सेहत और महफूज वर्क प्लेस के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, आगाह कीजिएगा इससे मुतल्लिक़। जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी से आगाही और स्क्रीनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है। माहिरीन की इस सेशन के जरिए से जो है आवाम से हेपेटाइटिस से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील की गई। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन ने हेपेटाइटिस से बचाव, बलवक्त तशखीस और इलाज की अहमियत को उजागर किया। माहिरीन ने हेपेटाइटिस बी और सी की अलामात, एहतियाती तदबीर और वैक्सीनेशन पर तफसीली आगाही फराहम की नेशनल बैंक के मुलाजमीन को। इसके साथ साथ नेशनल बैंक इंतजामिया का मुलाजमीन की सेहत, आगाही और फलाह को अवलीन तरजीह देने का अज़म का इजहार किया गया। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना था कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए बरवक्त टेस्ट और वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। जबकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस में मुलाजमीन की हेपेटाइटिस बी और सी स्क्रीनिंग भी की गई। इसके साथ साथ दी हुनर फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाहिद खान ने भी। वसीम, बताइएगा इस तरह के सेशंस जो हैं वो कितने ज़्यादा कारआमद हैं अवेयरनेस के लिए? जी बिल्कुल, इस तरीके के सेशंस जो हैं वो नहायत कारआमद होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वर्किंग पर्सनस होते हैं, जो लोग काम करने वाले होते हैं यानी कि मुलाजमीन होते हैं, उनको जो है वो अपने डेली लाइफ में अपने जो तिब्बी मुआयने के हवाले से उनको वक्त नहीं मिल पाता। उनकी जो ज़िंदगी होती है, जो मामलात होते हैं, तो यही वजह है कि जो इदारे होते हैं वो अपने ही वर्क प्लेस पे जो है वो इस तरीके के सेहत के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद करते हैं, जिसके ज़रिए से बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन हैं इन आगाही सेशन से ना सिर्फ इस्तेफादा हासिल करते हैं बल्कि अपने टेस्ट भी कराते हैं। और इस टेस्ट की वजह से उनको जो है वो जो दीगर जगह हैं, जो कि लैब्स वगैरह होते हैं, पे हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर टेस्ट कराने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये फैसिलिटी उनके वर्क प्लेस पे ही जो है वो मुहैया हो जाती। तो यही वजह है कि शहरियों की जानिब से बिलखुसूस जो मुलाजमीन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जानिब से इस तरीके के जो सरगर्मियाँ होती है उसको ना सिर्फ सराहा जाता है बल्कि वो खुद इसमें बड़ी तादाद में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, सेहत से मुतालिक अगर आगाही प्रोग्राम इस तरह से मुनाकिद किए जाएँ तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वसीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आला सतही अमरीकी कारोबारी वफ्द का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा, सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की क़यादत में आला सतही अमरीकी कारोबारी वफ्द ने कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT हेड ऑफिस का दौरा किया है, जहां चेयरमैन KPT रियर एडमिरल शाहिद अहमद ने वफ्द को कराची पोर्ट की रिकॉर्ड कारकर्दगी, जदीद कारी के मनसूबों और सरमायाकारी के मौके पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के CEO सैयद जरार हैदर कासमी और डायरेक्टर जनरल मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट डॉक्टर मंसूर अली वसान भी मौजूद थे। वफ्द ने 140 एकड़ पर मुश्तमिल मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, स्मार्ट पोर्ट और ब्लू इकॉनमी मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को IT हब के तौर पर तरक्की देने की तजवीज़ पेश की।
दौरे के दौरान वफ़द ने पाकिस्तान से अमरीका आम की बरामदात बढ़ाने के लिए खुसूसी प्रोसेसिंग सहूलत के क़याम, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और फिशरीज सेक्टर में सरमायाकारी के इम्कानात का भी जायजा लिया। जर्मन और फ्रांसीसी सकाफती मराकज़ के सरबराहान ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क कराची के दफ्तर का दौरा किया। मुलाकात में सकाफती रवाबत, माहिनी ताउन और मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। देखें, बेहतरीन कल्चरल डिप्लोमेसी को फ़रोग देने का अज़म गोइथे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं वो सबकदोश होने को तैयार हैं और जर्मन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर एंड्रियास जो हैं आज खुसूसी तौर पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क कराची दफ्तर जो है वो पहुँचे हैं। सर, वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच एंड अ लॉट ऑफ विशेस फॉर यू रिगार्डिंग योर completing this successful tenure. Sir, you're leaving Pakistan with a lot of memories, with a lot of tears as well. Yes. And you are the one who always promote cultural diversity between two countries, sir. So what would you like to say? Yes. Well, we promote this professionally in more than 150 locations around the world, but Pakistan is one which I really had the most fun, especially because we have the French partners. Together, we are on the road to expand our presence in this country with a common location, and I'm so happy that this is finally going in the right direction, and we're about to start a very, very lovely new building and a new expansion of the French Culture Center with a German touch. Sir, French and German has a very great friendship relation, yes. And especially we witness here in Pakistan as well. So, sir, one word for French and German friendship? Well, actually, we do this in the spirit of the 1963 treaty, the Élysée Treaty between our two countries, where we finally, after 3 fierce wars within 75 years, Germany and France decided, let's put the weapons down and try to become friends. And now, so many years later, we have common culture institutes all over the world. We're working on the international diplomacy scale hand in hand, and our governments are one of the driving forces in Europe. All of that we want to symbolize here in your country. What a great example of friendship here in Pakistan, France and Germany together. Mr. Emmanuel Burek, sir, what would you like to say? It's a sad week because Andreas is leaving, but the project, the binational project, is still going on with a new director coming, and I'm very sure that we will continue to develop our relationships and our events together. Any message would you like to give to Mr. Andreas because he is leaving Pakistan? Have a nice flight. I try. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for being with us. Mr. Andreas, Director at Goethe Institute, Mr. Emmanuel Burek, Director French Culture Center Alliance de France से इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और खुशगवार यादों के साथ हमारे जर्मन जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं। गुलबर्ग टाउन के राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड में डॉक्टर इमरान अली शाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इफ्तिताही मैच में सिंध पुलिस और इमरान अली शाह अकेडमी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड में डॉक्टर इमरान अली शाह T20 का पहला सीजन जारी है और यहाँ पर मद्दे मुकाबिल है। 1 इनिंग हो चुकी है। मेरे साथ ऑर्गेनाइजर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें हैं और इस टूर्नामेंट कराने का मकसद क्या है? इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो 6 टीमें हैं और 6 टीमें जिसमें पुलिस है, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह 11 है और इस्लाम जमखाना है, गोदरा स्पोर्ट्स है, रिजिया स्पोर्ट्स है और असदुल्ला अकेडमी है। टूर्नामेंट का मकसद ये है कि प्लेयरों को इंकरेज करना है ताकि लड़के यहाँ से ग्रास लेवल से खेलकर पाकिस्तान तक नाम रोशन करें। और ये लड़के, और हमने ये टूर्नामेंट इसलिए रखा है, हम इनकी ओपनिंग मैच जो है वो ग्रास ग्राउंड पर कराते हैं और बाकी जो मैचेस होते हैं नॉकआउट के हम सीमेंट ग्राउंड पर कराते हैं ताकि, और आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्लेयर आए हैं वो सीमेंट ग्राउंड से खेलते हुए मजबूत प्लेयर आए। और ग्रास लेवल तो हर एक के लिए आसान होती है, जब सीमेंट ग्राउंड पे प्लेयर खेलता है तो वो यकीनन उसको पता चलता है कि मैं कितने महाज से खेलते हुए आया हूँ। ये टूर्नामेंट कब तक जारी रहेगा? इसमें कोई इनामी रकम है फाइनल में? ये डॉक्टर इमरान शाह आज आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो अपनी तरफ से टीम के लिए जो फाइनल होगा उसके अंदर, जिस तरह आपको पता है उनके वालिद मोहतरम ने हर महाज पर, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर लिहाज से तमाम लोगों की स्पोर्ट्स की वो की है, इसी तरह इनके साहबजादे भी अनकरीब, उसी में उम्मीद है कि वो
प्लेयरों के लिए हौसला अफजाई करेंगे इनके लिए। इमरान अली शाह जो कि डॉक्टर हैं और इनके जो वालिद थे वो भी जो है ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट हो या हॉकी हो उनके मुकाबलों में उनका भरपूर तामुन होता था। आज उन्हीं के नाम से एक बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे मुकाबला ये करा रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट है जिसमें 6 टीमें मध्य मुकाबल हैं और ये क्रिकेट कराने का मकसद ही है ये ग्रास रूट लेवल पे कि ये बच्चे इस लेवल से खेल के आगे निकले, क्योंकि क्रिकेट जो कि कराची के लड़कों के खून में बसती है, तो ग्रास रूट लेवल पर जब तक ये बच्चे खेलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में जो है हमने देखा कि हर उम्र के खिलाड़ी पार्टिसिपेट। नाज़रीन, पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने ICC की T20 इंटरनेशनल बैटर्स रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद जारी होने वाली नई रैंकिंग में कई अहम तब्दीलियां सामने आई हैं। साहिबजादा फरहान 848 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि 819 पॉइंट्स रखने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर चले गए। भारत के ईशान किशन 910 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के नौजवान बैटर साइम अयूब 560 पॉइंट्स के साथ 41वें, साबिक कप्तान बाबर आजम 555 पॉइंट्स के साथ 43वें, जबकि T20 कप्तान सलमान अली आगा 547 पॉइंट्स के साथ 45वें नंबर पर बरकरार हैं। T20 के बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के स्पिनर इब्रार अहमद 736 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान बदस्तूर सरफहरिस्त और इंग्लैंड के आदिल रशीद तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज 10वें, फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा एक दर्जा तरक्की के बाद 15वें, जबकि शाहीन शाह अफरीदी भी एक दर्जा बेहतरी के साथ 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। सीनियर स्पोर्ट्स क्लब नाजिमाबाद में 2 माह जारी रहने वाला समर कोचिंग कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। कैंप में 200 से ज्यादा बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों की तरबियत हासिल की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं मौजूद हूँ सीनियर स्पोर्ट्स क्लब नाज़िमाबाद में, जहाँ पर समर स्पोर्ट्स कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान खुसूसी इवेंट के डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर स्पोर्ट्स असद इसहाक साहब। हमसे बात, असद साहब किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजा, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया इस इवेंट में? जी बिल्कुल, ये हमने 2 महीने के लिए समर कैंप्स लगाया था, क्योंकि आपको पता है कि समर में बच्चों की छुट्टियाँ भी होती हैं, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, फिज़िकली एक्टिव रखने के लिए हमने इस तरह के समर कैंप्स का हर साल इनेकाद करते हैं। और हमारे समर कैंप्स दूसरी जगह पे भी लगे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बच्चों का जो स्ट्रेंथ है, बच्चों का जोशो खरोश है, ये जाहिर करता है कि बच्चे फिज़िकल और स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसी को नज़र में रखते हुए हम इस तरह के समर कैंप्स भी लगवाते हैं, विंटर कैंप्स भी लगवाते हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम यहाँ से टैलेंट भी हमें हक मिलता है कि जो बच्चे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको फिर हम आगे मौके प्रोवाइड करते हैं। तो ये समर कैंप का इनेकाद इसी तरह से है कि जितने भी बच्चे डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ से उनका पोटेंशियल और जिस एरिया में वो अच्छे हैं उनको हम मौका फराहम करते हैं। आप समझते हैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखने में, फिजिकल एक्टिविटी में भी ऐसे इवेंट मददगार साबित होते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल जिस तरह का सोशल मीडिया एनहांसमेंट हुई है, तो उस दौर में अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रखेंगे तो बच्चे फिज़िकली भी हेल्दी होंगे, मेंटली भी हेल्दी होंगे। तो जो मोबाइल से दूर रखने के लिए एक तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा हम इन बच्चों को इस तरह की मौके प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि वो एक्सरसाइज करें, फिज़िकली फिट रहें। तो ये इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए इस तरह के हम कैंप्स इनेकाद करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स बता थे किस तरह इवेंट मुरतब किया गया, और एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, हमारे कैमरामैन दिखा सकेंगे बच्चों की मौजूद जो यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे मुख्तलिफ इवेंट्स में, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, स्क्वाश और स्केटिंग में। और बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी थी, और कई सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार हिस्सा ले रहे थे और वो इंजॉय कर रहे थे इस सारी सरगर्मी को। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल से गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स भी परेशान। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा होने का असर सबसे ज्यादा हम पर पड़ता है। मुसाफिर जो बजट निकाल कर घर से निकलता है वो हमारा किराया सुनकर हैरान हो जाता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो फिर रिक्शा चलाना मुश्किल हो जाएगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो है वो पेट्रोल
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो पैसे कम किए गए हैं, रुपए की सूरत में नहीं कम किए गए, जबकि डीजल की कीमतों में जो है वो एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 1 से 2 रुपये 4 रुपये जो है वो इजाफा किया जा रहा है, और कल भी 2 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया। पेट्रोल अब डीजल की जो कीमत है वो 390 रुपये जो है वो 60 पैसे ऐसे कुछ जो है वो हो गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा कप में जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं, और जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके की है कि जो गाड़ियाँ सवार हैं, जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, वो शदीद जो है वो परेशानी का जो है वो सामना कर रहे हैं। अगर हम किसी रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और पेट्रोल के पैसे भी जो है वो सिर्फ पैसे में कम होते हैं और रुपए में इजाफा होता है, तो आप लोगों को कुछ नुकसान हो रहा है? ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, हम बिल्कुल गरीब हैं। गैस भी तो कितना देख महंगा है, 400 रुपये LPG का किलो हो गया है। कोई सवारी नहीं है? कोई सवारी कोई नहीं, ऐसे खाली खड़े हुए हैं। अगर सवारी लेते हो तो क्या हिसाब किताब बनता है? वही सवारी भी किराया नहीं देता है, महंगा है, 400 रुपये का किलो है। सवारी से हिसाब किताब सही बनता है, लेकिन गैस महंगा हो गया। सबसे पहले गैस महंगा है, गैस कम करो, बाकी सब कुछ सही है, ओके, रोजी वगैरह सब कुछ सही है, किराया सही है। गैस जो है ना कभी 400 में डाल लेते, कभी 300। ये आप लोगों को इसका भी मसला है? हाँ, गैस का ही मसला है। अच्छा, बड़ी गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ तो चलती टोटल डीजल पे है ना? बिल्कुल। क्या पता, हम तो गरीब अपने रक्षा चला रहे हैं, और तो हमें पता ही नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पेट्रोल रोजाना बढ़ रहा है इसको महीने की बुनियाद पर होना चाहिए? कोई पता नहीं। हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि डीजल सस्ता करे, पेट्रोल LPG सस्ता करे, और क्या गुजारिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि डीजल LPG को जो वो सस्ता किया जाए, ताकि जो इनकी चीज़ें हैं बुनियादी, उनके मसाइल हल हो सकें। जब जो यहाँ पर पैसेंजर आते हैं वो भी जो है वो उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर बहस होती है, क्योंकि पैसेंजर अपना बजट रखता है या अपनी जो है वो डीजल पेट्रोल LPG के जो है वो बजट रखते हैं। तो लिहाजा इस वक्त हर कोई जो वो दिमागी तौर पर मफलूज है, टेंशन है, डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि उतनी सैलरियाँ नहीं हैं, उतनी इनकम नहीं है जितनी महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है।